आपने आज भी कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे देश के वेद और उपनिषदों की मदद से यूरोप के देशों ने अपना ज्ञान बढ़ाया। आप में से कई लोग इस बात को मानते भी होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे देश के उपनिषद और हमारे देश के रिलीजियस टेक्स्ट आखिर इन यूरोपियन देशों के हाथ लगे कैसे, और ये जो संस्कृत के ग्रंथ थे उन्हें अंग्रेजों ने पढ़ा कैसे? आज के इस वीडियो में हमारे देश के उपनिषदों के भारत से यूरोप तक की यात्रा की कहानी मैं सुनाऊंगा। कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि इस कहानी में दुनिया के एक बहुत बड़े फिलोसोफर को ठग लिया गया था और उसकी इस ठगी की वजह से दुनिया भारत के बारे में गलत बातें सुनती और पढ़ती रही। सबसे बड़ी बात, इन उपनिषदों को दो देशों की जंग को जीतने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही एक कहानी आपको सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कभी कभी झूठ की बुनियाद खड़ी करने के चक्कर में लोगों का सामना ऐसी चीजों से हो जाता है जो उन्हें बदल के रख देता है। मैक्स मूलर नाम के एक इंटेलेक्चुअल के साथ तो यही हुआ था। 18वीं सेंचुरी की बात है। मैक्स मूलर ने ब्रिटेन में रहते रहते ऋग्वेद को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। पर्पस था यह दिखाना कि वेद बेकार के ग्रंथ हैं और भारत में बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता है। उस टाइम पर ऐसे ही अपने शासन को जस्टिफाई किया जाता था ताकि यह कहा जा सके कि अंग्रेज भारत पर कब्जा करके सही कर रहे हैं। लेकिन मैक्स मूलर जब ये काम कर रहे थे तब उन्हें वेदों में इतना इंटरेस्ट आया कि खुद कहने लगे कि अपनी लाइफ को और भी बेटर करने के लिए हमें अगर किसी देश के फिलोसॉफिकल ज्ञान को देखना चाहिए तो वो देश होगा भारत। अब ये तो एक एग्जाम्पल भर है पश्चिमी दुनिया में वेदों से इंप्रेस होने का, लेकिन इसकी शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी से ही हो गई थी, जब यूरोप के देश जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल के लोग भारत आया करते थे। जाहिर है कि ट्रेड में कंपटीशन बहुत था उस टाइम पर और ब्रिटेन इसमें सबसे आगे था। ब्रिटेन की तरक्की से जलने वाले देशों में से एक देश फ्रांस भी था। इसी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 इयर्स वॉर शुरू हुई जिसमें जीत हुई अंग्रेजों की। अब फ्रांस ऐसे तो नहीं हरा सकता था ब्रिटेन को, इसलिए इन्होंने दूसरे रास्ते ढूंढने शुरू किए और ये रास्ता था फिलॉसफी का। इस काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया एक बेहद फेमस फिलोसोफर वोल्टेयर ने। वोल्टेयर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं। ये वही थे जिनके विचारों से इंप्रेस होकर फ्रांस में कभी लोगों ने क्रांति की थी और लोकतंत्र की नींव रखी थी। खैर, ब्रिटेन से हार मिलने के बाद वोल्टेयर जब ब्रिटेन को हराने की सोच रहे थे तभी उनके हाथ एक खजाना लगा। भारत से लौटते हुए एक फ्रेंच सोल्जर ने उन्हें किताब दी। उसने बताया कि यह किताब कोई और नहीं बल्कि यजुर्वेद है। यह ऐसा ग्रंथ है जिसे भारत के लोग खो चुके थे और फ्रांस के सैनिक के पास फ्रेंच में ट्रांसलेटेड ये कॉपी बची हुई थी। अब वोल्टेयर इससे खूब खुश हुए क्योंकि यूरोप में तब भारत के बारे में लोगों को वही बातें पता थी जो कि भारत से वापस आने वाले ईसाई मिशनरी बताते थे। लेकिन वोल्टेयर इस किताब के बारे में भारत की एक अलग तस्वीर अब सामने रख सकते थे। वोल्टेयर ने फिर वो काम करना शुरू किया जो कि आज के दौर में फैक्ट चेकर्स करते हैं। इस किताब के दम पर उन्होंने ब्रिटिश मिशनरीज के दावों पर सवाल उठाने शुरू किए। भारत के बारे में पहले मिशनरी बताते थे कि यहाँ पर सती प्रथा जैसे अंधविश्वास थे और धर्म लगभग खत्म हो गया था। ब्रिटेन के लोग कहने लगे थे कि कभी भारतीय दर्शन बहुत शुद्ध हुआ करता था, प्योर होता था, जहाँ से रोमन और ग्रीक सभ्यता ने सीखा था काफ़ी कुछ, लेकिन मुसलमानों की वजह से ये सब खराब हो गया। इसके विरोध में वोल्टेयर ने बताया यजुर्वेद को पढ़ने के बाद कि ये सब बिल्कुल बेकार की बात है। जिस भारतीय दर्शन से रोमन और ग्रीक सभ्यताएं आगे बढ़ी, जब उन सभ्यताओं में कोई अंधविश्वास नहीं था तो भारत जैसे देश में ज्ञान और अंधविश्वास की बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। इसके अलावा वोल्टेयर ने अंग्रेजों पर सवाल उठाने शुरू किए। वो किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स के भारत पर राज करने के दावों को गलत साबित करना चाहते थे। जैसे कि अंग्रेज बताते थे कि भारत के लोग कानून वगैरह नहीं जानते, आलसी होते हैं, इन्हें ट्रेड वगैरह की नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्हें सभ्य बनाना कितना ज़रूरी है। इसके विरोध में वोल्टेयर ने सवाल उठाए कि भारत के लोग बहुत मेहनती थे और ट्रेड में तो काफ़ी अच्छे हैं, तभी तो ब्रिटेन इतना ज़्यादा ट्रेड भारत से करता है। जैसे जैसे वोल्टेयर भारत के पक्ष में बोलते जा रहे थे वैसे वैसे यूरोपियन देशों में उनका रुतबा बढ़ रहा था। लेकिन वोल्टेयर के साथ आगे कुछ ऐसा होने वाला था कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। हुआ यह कि जिस किताब के दम पर ये सब बातें वो कह रहे थे, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, असल में वो किताब फर्जी थी। वोल्टेयर को बताया गया कि यह संस्कृत से फ्रेंच में ट्रांसलेट की गई है, लेकिन यह सच नहीं था।
असल में उनके साथ एक खेल खेला गया था। इसमें वोल्टेयर को वही दिखाया गया जो वो सुनना चाहते थे। जैसे वो एक ईश्वर में भरोसा करते थे, तो इस किताब में भी एक ही ईश्वर की बात की गई थी, जबकि यजुर्वेद तो यज्ञ से जुड़ी किताब थी और इसमें कई सारे देवताओं का उल्लेख है। ये काम किया था ईसाई मिशनरियों ने, ताकि वोल्टेयर को लगे कि भारत का धर्म और ईसाई धर्म वो एक ही हैं और ईसाई धर्म का प्रसार भारत में किया जा सके। वोल्टेयर ताउम्र इस साजिश का शिकार रहे। असलियत का खुलासा उनकी मौत के बाद हुआ, यानी जीते जी उन्हें कभी नहीं पता चल पाया कि वो एक फेक किताब पढ़ रहे हैं। साल 1778 को वोल्टेयर की मृत्यु हुई थी। इस तरह करीब 30 सालों तक यूरोप के सबसे बड़े फिलोसोफर ने भारत के बारे में एक झूठी किताब से बातें फैलाई। इस झूठ का अंत तब हुआ जब फाइनली एक फ्रेंच स्कॉलर ने 1780s के दशक में अपनी रिसर्च शुरू की। इनका नाम था अब्राहम एक्विंटल डुपेरो। डुपेरो 1750 के दशक में भारत आए थे और जब वो भारत आए तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। उनकी दिली तमन्ना थी काशी में संस्कृत पढ़ने की, लेकिन भारत पहुंचने पर अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में चंद्रनगर की लड़ाई हो गई। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने अवध और बंगाल पर भी कब्जा कर लिया और बनारस पर भी उनका कब्जा हो गया। इस तरह से डुपेरो को पौंडीचेरी जाना पड़ा। यहाँ से वो सूरत गए और पारसी कम्युनिटी के साथ रहकर हिंदू धर्म पर रिसर्च करने लगे। लेकिन इसी बीच साल 1761 में एक ब्रिटिश फ्लीट ने सूरत को भी अपने कब्जे में कर लिया और इस जीत में डुपेरो को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इस कांड से डुपेरो का दिमाग खराब हो गया। वो अब बदला लेने की सोचने लगे। इसी कड़ी में उन्होंने उपनिषदों को ट्रांसलेट कर दिया, जो कि अंग्रेज कई सालों से नहीं कर पा रहे थे। वो लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें उनको कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। लेकिन डुपेरो के लिए भी ये काम आसान नहीं था। उपनिषदों के अनुवाद में डुपेरो को 27 साल का वक्त लगा। इस दौरान उन्होंने संस्कृत सीखी, कई संस्कृत की किताबें पढ़ी। डुपेरो को लगा था कि इस काम से भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पकड़ बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि साल 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ और उसमें टीपू की हार हुई। टीपू का साथ इस वक्त दे रही थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इस हार से फ्रांस का भारत से लगभग सफाया हो गया। इसके 6 साल बाद डुपेरो की भी मौत हो गई। लेकिन असर यह हुआ उनके काम का कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में पेरिस यूरोप में संस्कृत की पढ़ाई का सेंटर बन गया और आज भी यूरोप में फ्रांस संस्कृत की पढ़ाई का सेंटर है। मैक्स मूलर की जो कहानी मैंने आपको शुरू में सुनाई थी, उन्होंने भी पेरिस में रहकर ही संस्कृत पढ़ी थी। तो दोस्तों, इस तरह से भारत के उपनिषद फ्रांस और फिर फ्रांस से होते हुए पूरी दुनिया में पहुंचे और पूरी दुनिया को पता चला भारत के ज्ञान के बारे में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।